बैठिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? पानी का वैकल्पिक व्यवस्था है ना? नीचे सेकंड फ्लोर पे पानी रखा गया है। हमने सुबह ही पूछ लिया था क्या बन पाया, तो इनका कहना है कि हमने विकल्प बना दिया है। इधर बनाने में 1-2 दिन को लग रहा है, बाकी कल शायद एसी चल जाएगी। हाँ, आज आज तीसरा दिन है ना, तो कल चौथा दिन है। तो जैसा कि इन्होंने कहा है, तो कल तक अनुमति है। कल नहीं अगर करेंगे तो फिर हम देखते हैं। हाँ, चलिए करंट अफेयर क्लास लगवा देंगे। हाँ, चलिए। तो क्या चीज? वहाँ? हाँ, कैसे जान रहे हो? हाँ, आपके दोस्त वहाँ उपलब्ध हैं? हाँ, हम लोग कल बातचीत इसी पे कर रहे थे, फिर खान सर आ गए थे, है ना? तो देखा था कि जब बाईपास सर्जरी फेल हो गई है, अब देखो एसी थोड़ी लग जाए तो इसका ड्यूरेशन में बढ़ा लूंगा, बट वही। हाँ, ड्यूरेशन लगभग अभी 1.5 घंटे, तो इसको 3 कर लूंगा मैं। तो फिर आप भी एवरेज में आ जाओगे। जैसे मतलब हिमालय भी नहीं बनेगा तो उत्तराखंड उत्तराखंड तो बन ही जाएगा, है ना? हाँ, मतलब देहरादून से थोड़ा ऊपर चल लेंगे। ऋषिकेश जैसा वातावरण चाहिए, है ना? चलिए, हिमालय हो जाएगा तो कंबल लेके आना पड़ जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा। खैर, तो बस एसी का वेट है। तो थोड़ा सा फिर आप में भी जैसे मुसल्लापुर हाट पे फिजिक्स चलना शुरू हो गया। हाँ, आज कल दूसरी क्लास थी, आज तीसरी है। तो आज उनका एक टॉपिक क्रॉस भी कर जाएगा। तो उनकी स्पीड ठीक है, कारण कि वहां पर एसी तो वहां भी नहीं है, लेकिन कल सर ने बताया वहां पे बहुत बड़ा हॉल है, तो सफोकेशन नहीं होता। हाँ, आलू का गोदाम है, और उसमें जो रहते हैं सब आलू हैं। चलिए। तो और मेनली वो हिंदी मीडियम है, तो दोनों भाषा बोलनी नहीं पड़ती, एक में ही सांस सांस निकलता चला जाता है। हाँ, आप में क्या है कि आप में सांस सांस नहीं निकलता, आप में धीरे धीरे चलता है ना? चलिए। हाँ, छुक छुक रेल की तरह चलना पड़ता है। हालांकि जब 3 घंटे हो जाएगा तो उसका हम एवरेज ले लेंगे और तेजी से चलेंगे फिर। अ, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है गुरुदेव? हाँ है ना? एनवायरमेंट बाद में, पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। हाँ, एक बड़ा शानदार सा कथन है रामचरितमानस में कि स्वार्थ लाए करें सब प्रीति, और सुर नर मुन जन की यह रीति। तो सब स्वार्थी है इस दुनिया में, वो चाहे देवता हो, मनुष्य हो, या महात्मा जो कि ऋषि, जो तमाम भाव बंधनों से, मोह माया से दूर जा चुका है, वो भी स्वार्थी है। तो आप भी स्वार्थी हो, हम भी स्वार्थी हैं, है ना? गुरुजी आप कॉमेडियन की तरह बोलते हैं। हाँ, अरे नहीं नहीं, हम किसी को ब्लॉक ना करवाते, है ना? अगर ये हमें डांट के भी चला जाए तो ब्लॉक ना करो, क्योंकि ये इनकी नियति है, हमारी नियति अच्छी है ना। तो सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। कभी नहीं, नहीं ब्लॉक, नहीं नहीं, ब्लॉक किसी को मत करना। हमारी क्लास में पूरी तरह से स्वतंत्र हो, है ना? तो क्योंकि अब अगर मान लो कि इनकी मानसिकता जैसी भी हो, उससे हमें क्या मतलब, क्योंकि इसमें अच्छे लोग भी हैं ना, बहुत शानदार लोग भी इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं, और हम बहुत प्यार करते हैं आपसे भैया, है ना? चलिए, तो शुरुआत करते हैं। कल हम देखा बाईपास सर्जरी कैंसिल हो गई, तो हमें क्या विकल्प लेना पड़ा? हाँ, तो कुछ लिखा था आपने ना कि कृत्रिम हृदय का उपयोग, लिखिएगा नॉट सक्सेसफुल, व्हेन बाईपास सर्जरी इज नॉट सक्सेसफुल देन आर्टिफिशियल हार्ट इज अप्लाइंग। तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में। यहां पर एक बड़ी छोटी सी कहानी है, यहां पर देखना। जिसको आर्टिफिशियल हार्ट लगता है उसका पूरा एक सिस्टम बना दिया था बॉडी में। जैसे हमारे पास है ना ये माइक लगा है, ऐसे 2 माइक साइड साइड, मतलब मशीन लगा दी जाती है, जो कि भाई आर्टिफिशियल है तो पंप में ऐसे नोड वगैरह सब लगाना पड़ेगा ना। तो यहां से पूरा इसको सेट करा के, अगर मान लो चार्ज गड़बड़ हो गया तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो प्रॉपर उसमें इंडिकेटर वगैरह बने होते हैं कि 2 बैटरी बची, जल्दी चार्ज करो। तो पूरा प्रॉपर ये एक सिस्टम होता है, और इस आधार पर आर्टिफिशियल हार्ट चलता है। लेकिन दुखद बात यह है कि अभी तक आर्टिफिशियल हार्ट सक्सेस नहीं रहा है,
और ये केवल अंडर प्रोसेस है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में है, बहुत अभी ज़्यादा ये आम बात नहीं रह पाई है। तो बस होता है कि हाँ ट्रांसप्लांट हो गया। शायद आपने कभी सुना नहीं होगा अपने अगल बगल कि हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ है। आपने किडनी का सुना होगा, खूब सुना होगा, है ना। पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने किडनी का कराए हैं आपके यहाँ। तो हाँ, श्री लालू प्रसाद यादव जी, तो उन्होंने हार्ट किडनी का ट्रांसप्लांट करा है, लेकिन हार्ट का भी बहुत ज्यादा ऑन वे नहीं है ना। चले, तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा फर्स्ट हार्ट प्लांट, लिखिएगा फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट, लिखिएगा नोट में फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट, फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट, फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट was performed by first artificial heart transplant was performed by Christian Barnard, was performed by Christian Barnard, Varnard, Christian Barnard. First artificial heart transplant was performed by, लिखिएगा First artificial heart transplant was performed by Christian Barnard in 1967. इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। In 1967, in 1967 ब्रैकेट कर देना, केप टाउन साउथ अफ्रीका। In 1967 केप टाउन साउथ अफ्रीका। In 1967 केप टाउन साउथ अफ्रीका। हिंदी में लिखिएगा, हिंदी लिखिए विश्व का पहला कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण, विश्व का पहला कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण, विश्व का पहला कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण क्रिश्चियन ब्रानार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन ब्रानार्ड के द्वारा, डॉक्टर क्रिश्चियन ब्रानार्ड के द्वारा 1967 में किया गया, 1967 में किया गया, डॉक्टर क्रिश्चियन ब्रानार्ड के द्वारा 1967 में किया गया। ब्रैकेट कर देना, केप टाउन साउथ अफ्रीका, केप टाउन साउथ अफ्रीका, केप टाउन साउथ अफ्रीका। ये जो डॉक्टर साहब दिख रहे हैं यही हैं। इसके बाद एक और नोट डालेगा, हिंदी में हो गया ना, केप टाउन साउथ अफ्रीका लिखा आपने। हाँ, ये सवाल पूछा गया एक बार। ये अपने भारत के डॉक्टर हैं, डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव, एम्स दिल्ली के डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव, और इन्हें भारत में स्टेम सेल का जनक भी माना जाता है, फादर ऑफ स्टेम सेल। और क्या हो गया इसको, अच्छा वहां बाहर बैठ के, हाँ ठीक है, आराम है, जिसको मौका लगे क्या कर सकते हैं अभी, है ना। आकाश क्या कल एसी चल जाएगी? इनका चेहरा बता रहा है कि हैं, चल जाएगी। क्या कह रहा है? मंडे से कंफर्म? नहीं, झूठ बोल रहा है, चेहरा बता रहा है। नहीं नहीं, हम क्लास लेना बंद कर देंगे ना अगर ऐसा नहीं होगा तो। चलिए लिखिएगा, इंडियाज फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, इंडियाज लिखिएगा, इंडियाज फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, इंडियाज, अगला नोट लिखिएगा, इंडियाज फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव, इंडियाज फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। नोट नंबर 2 लिखना है, इंडियाज फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव, डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव in 1994, in 1994 at AIIMS Delhi, at AIIMS Delhi, India's first heart transplant was performed by Dr. P. Venugopal Rao in 1994 at AIIMS Delhi. हिंदी भाषा में लिखेगा, भारत का पहला हृदय का प्रत्यारोपण, भारत का पहला हृदय का प्रत्यारोपण डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव के द्वारा, भारत का पहला हृदय का प्रत्यारोपण डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव के द्वारा
1994 में किया गया, 1994 में किया गया। और ब्रैकेट कर देना, एम्स दिल्ली, डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव के द्वारा 1994 में किया गया। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्टेम सेल भी मानते हैं। भारत में स्टेम सेल का परफॉर्म करने का पूरा जो इनिशियल पूरा का पूरा जिम्मा जाता है इन्हीं के ऊपर जाता है, डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव के द्वारा। इन्होंने भारत में काफी बड़े बड़े काम किए। तो 1994 क्या हुआ भाई यार, ये तो मैं चेक नहीं किया, शायद जिंदा है। 1994 में शायद जिंदा है जहां तक मुझे पता है। 1994 में भारत में ऐसा कोई कानून नहीं था कि हार्ट का या कोई भी बॉडी का ट्रांसप्लांट कैसे किया जा सकता, कैसे नहीं किया जा सकता। तो जब इन्होंने पहली बार ये परफॉर्मेंस की तो भारत सरकार की निगाह गई इस पर कि हार्ट का ट्रांसप्लांट हो रहा है, अच्छी बात है। तो यहीं से एक रूल आया और रूल कहा गया ट्रांसप्लांट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, यानी कि THOA। तो एक हम लोग इस पे बातचीत करते हैं। इसके बाद से ही भारत में ये गवर्न किया गया कि कैसे कैसे हार्ट का ट्रांसप्लांट करना चाहिए। तो एक रूल आया कि ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, और यहीं से पहला ऐसा वाकया हुआ भारत में, इसे शॉर्ट फॉर्म में THOA कहा जाता है, थोआ। तो यहीं से पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में एनी अदर ऑर्गन के ट्रांसप्लांट पर इंडियन गवर्नमेंट गवर्न करना शुरू कर दी कि किसको कितनी किडनी चाहिए, किसको कितना। जैसे अभी का नियम क्या है, कहता है, आज जाके सर्च करना, इसे पढ़ना। तो नियम कहता है कि आप भले ही राष्ट्रपति क्यों ना हो, आपको केवल एक आंख का ही प्रत्यारोपण मिलेगा, और आप कितने भी महान व्यक्ति हो लेकिन आपको एक किडनी का ही प्रत्यारोपण मिलेगा। यानी कि आप बहुत पैसे वाले हैं तब भी आपको दोनों किडनी का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगली किडनी अगले व्यक्ति के लिए है, अगला आंख अगले व्यक्ति के लिए। क्योंकि भारत में ऑर्गन डोनेशन की जो कंडीशन है बहुत पुअर है, बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो ऑर्गन डोनेट करते हैं। जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारे रिचुअल्स हैं, खास करके जो हमारा एक तरीके से धार्मिक मामला है, उन धार्मिक मामलों में ध्यान रखते हुए लोग ऐसा नहीं करते। हिंदुज्म है तो वो अपनी बॉडी को जला देता है, मुस्लिम है तो वो अपनी बॉडी को सुपुर्द खाक कर देते हैं। तो ऐसे तमाम जो हमारे संप्रदाय है वो बॉडी में किसी भी तरह का विच्छेदन नहीं चाहते। यहाँ तक कि गांव में एक कहानी है कि अगर पोस्टमार्टम बॉडी का हो गया तो लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी दुर्गति मिली इसे, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ तो बॉडी में कहीं ना कहीं स्क्रैच होगा, कट होगा। तो लोग गांव में यही कहते हैं कि ये बड़ा बदमाश व्यक्ति था, मरने के बाद भी इसको सही गति नहीं मिली। तो ये तमाम ऐसे रिचुअल्स हैं या हम कह सकते हैं अंधविश्वास हैं, जिसकी वजह से। और दूसरा, अवेयरनेस की भी बहुत व्यापक कमी है। आप में से हम लोग लगभग 1000 लोग बैठे हैं, हमारे घरों में से किसी ने अभी तक ऑर्गन डोनेशन नहीं किया है आफ्टर डेथ। कि किया भी किसी के यहाँ कोई है? यहाँ पे 1-2 लोग हैं, अच्छी बात है, यानी कि 0.1% के आसपास का रेशियो है। तो ऐसे ही मान के चलना, वो भी बच्चियों की तरफ से है। बच्चों की तरफ से तो शायद अरे अनायास ना उठाओ, उनका वो कह रहे हैं ये खुद करेंगे अभी नहीं, जब आप हमने निर्णय लिया है कि जब हम 50 साल के हो जाएंगे। तो समस्या क्या है कि हर जगह पे उपलब्ध भी नहीं है कि ऑर्गन का वो हमारा ट्रांसप्लांट या डोनेशन हम कर सकें। आप में के यहाँ बहुत होगा तो PMCH में होगा और छोटे जगहों पे नहीं होता। हाँ हाँ, हो सकता है। हम तो PMCH ही जानते हैं जो नाम मैंने सुना है। एम्स भी है यहाँ पे क्या? अच्छा, एम्स है दिल्ली में, पटना में। अच्छा अच्छा, शानदार है। अच्छा अच्छा, तो सर प्राइवेट 2 ऑर्गन लगवा सकते हैं? नहीं, प्राइवेट बहुत मारेंगे खींच के। कह रहा सर प्राइवेट लगवा ले तो सरकार मतलब नियम सबके लिए होता है ना। प्राइवेट लोग एक आध किडनी निकाल ले जाएगा, सरकार आके कि निकाल दे किडनी एक हमारी। तो फिर बाद में 2011 में इसका अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट ये कहा कि इसमें हम एक और शब्द जोड़ते हैं, और वो जोड़ दिया इन्होंने टिश्यू। भाई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो रहा था तो टिश्यू भी ऐड कर दिया गया, और 2014 में इसे फिर से नए रूप में लाया गया है। यानी कि 2 बार अभी अमेंडमेंट किए गए हैं, 2011 एंड 14 में। तो नीचे एक नोट में ये भी डाल दीजिएगा कि ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, ऐसे लिख देना, ट्रांसप्लांट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। हिंदी में भी यही लिखेगा, अंग्रेजी लिख देना इतना कि ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण, अंगों का प्रत्यारोपण एक्ट 1994।
हाँ, तो बता रहे हैं ना, पहले इसको लिखिएगा, ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, वहीं वहीं लिखिएगा कि 2011 और 14 में इसमें बदलाव या अमेंडमेंट जानते हैं ना, संशोधन किया गया। 2011 और 14 में संशोधन किया गया और ऑर्गन के साथ टिश्यू भी ऐड किया गया, ऑर्गन के साथ टिश्यू को भी ऐड किया गया है। नहीं, 11 में बात चली और 14 में फाइनल हुई थी, तो दोनों साल ऐड हो जाते हैं। 2011 और 14 में अमेंडमेंट हुआ है और ऑर्गन के साथ क्या ऐड किया गया, टिश्यू। तो अब हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑफ द ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, ऑर्गन के साथ क्या जुड़ गया, टिश्यू। तो टिश्यू जैसे कि अब मान के चलो कि ब्लड डोनेशन की बात है, तो वो इसी के अंदर में आ गया, क्योंकि ब्लड क्या है, टिश्यू है, तो इसी के तहत आ जाता है ना। तो एक और नोट डालते हैं हम लोग, आपने एक नाम सुना होगा जार्विक सेबन के बारे में, है ना। तो यहाँ पे हालांकि ये जो आपने देखा था ये फोटो, एग्जैक्टली ये जार्विक सेबन ही है। तो लिखिएगा जार्विक सेबन इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट, लिखिएगा जार्विक सेबन, जार्विक सेबन JARVIK, जार्विक सेबन इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट, जार्विक सेबन इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट designed by Robert Jarvik in 1982. Jarvik Seban is the first artificial heart designed by Robert Jarvik in 1982। अब आप कहोगे इससे पहले वाला कैसे हुआ, तो वो बहुत प्रॉपर हार्ट नहीं था जो उन्होंने क्रिश्चियन बनानार्ड ने किया था। देखिएगा डिजाइंड बाय रॉबर्ट जार्विक इन 1982, डिजाइन बाय रॉबर्ट जार्विक इन 1982। रॉबर्ट जार्विक ने इसे डिजाइन किया था। लिखिएगा आगे अगली उसी में लिखिए वर्तमान में क्या हुआ, हिंदी नहीं कर सकते इसकी, लिखिएगा दुनिया का पहला कृत्रिम हृदय जार्विक सेवन था, जिसे रॉबर्ट जार्विक ने डिजाइन किया था। बहुत गजब बदमाशी कर रहे हो ना, कि माई नेम इज रमेश, हिंदी बोलो, मेरा नाम रमेश है। लो हद कर दी, और रियलिटी बता रहे हैं, इतना ज्यादा मत परेशान करो किसी का दिल बैठ जाए। देखिए वर्तमान में, हाँ कल सर कितना समझा के गए हैं, है ना, कि थोड़ा मैनेज करो। ये आदत पता है आपको, हम तो क्या मैं बोल दूंगा आपको, मेंस में इतना दुख देगी आदत ये कि आपकी फ्लुएंसी नहीं बन पाएगी। जो एडजस्टमेंट होता है ना लिखने का, वो खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो आप मेंस से बाहर हो जाओगे। और जब मेंस से बाहर पीटी निकल के मेंस से कोई बाहर होता है तो वज्रपात पड़ता है उसके ऊपर, वज्रपात जानते हो। और जब इंटरव्यू के बाद कोई निकलता है तो फिर बिजली गिरती है। हाँ वज्रपात तो छोटा हो गया, फिर बिजली सीधे भगवान मार देंगे कि ज्वालामुखी गिराएंगे ऊपर आके। और ये सारी बातें यहीं से जन्म लेती हैं कि रोज का काम है ना अपना, भाई रोज हम टोकेंगे, रोज हमारी आदत पड़ी रहेगी। तो याद ध्यान दिया करो। लिखिए वर्तमान में सीना कार्डिया, वर्तमान में सीना कार्डिया, वर्तमान में सीना कार्डिया, BA कोर, वर्तमान ये भी हार्ट है, बने हैं अभी मार्केट में चल रहे हैं आजकल। BA कोर चाइना वाला है। वर्तमान में सीना कार्डिया, BA कोर, फोनिक्स 7, फोनिक्स PHONEIX, फोनिक्स 7 आदि अन्य BA कोर, सीना कार्डिया, फोनिक्स 7 आदि अन्य आर्टिफिशियल हार्ट मौजूद हैं, आदि अन्य आर्टिफिशियल हार्ट मौजूद हैं। हाँ फोनिक्स 7 लिखिएगा, लिखिए इन प्रेजेंट टाइम अनदर आर्टिफिशियल आर प्रेजेंट नेम एज सीना कार्डिया, बहुत ही फेमस है सीना कार्डिया, और BA कोर एंड फोनिक्स 7, BA कोर एंड फोनिक्स 7। तो ये सब अभी अंडर प्रोसेस है ना, या अभी ये एक्सपेरिमेंट में है, अभी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लास्ट वाला, वो है प्रमुख जीवधारी और उनके हृदय की संभावना। लिखिएगा, लिखिएगा, प्रमुख जीवधारी और उनके हृदय की संभावना। हाँ बोलेंगे भैया, कैसे हमारा जीवन रहेगा बिना बोले। लिखिएगा, लिखिए, सेवरल ऑर्गेनिज्म एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ हार्ट। सेवरल ऑर्गेनिज्म या पॉसिबिलिटीज ऑफ हार्ट, प्रमुख जीवधारी और उनमें हृदय की संभावना। पॉसिबिलिटीज ऑफ हार्ट, पॉसिबिलिटीज ऑफ हार्ट। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। मैमेलियन की बात करें या स्तनधारी की बात करें तो इनके हार्ट होते हैं 4 चैम्बर। तो बस ऐसे लिखना है, इंफॉर्मेशन है ये, कुछ इसमें ज्यादा ज्ञान की बात नहीं है। इसके बाद नंबर 2 लिखिएगा, बर्ड यानी कि चिड़िया, पक्षी बोलते हैं भैया हिंदी में, और इसमें होता है 4 चैम्बर। लिखिएगा, बर्ड का होगा 4 चैम्बर। 4 चैम्बर मतलब जान रहे हैं ना, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, इतनी तो अंडरस्टैंड बना के रखिए, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। इसके बाद लिखिएगा, रेप्टाइल इन्हें हिंदी में कहते हैं सरीसृप। क्या बोलेंगे? जो सरक कर या रेंग कर चलते हैं उन्हें हम रेप्टाइल कहते हैं। और इनमें औसतन 3 चैम्बर, कितने होते हैं? 3 चैम्बर, और 3 में 2 होंगे एट्रियम, यहां जरूर लिख देना, 2 एट्रियम यानी कि 2 अलिंद होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। 2 अलिंद और 1 निलय यानी कि 1 वेंट्रिकल। तो कुछ ऐसा होगा, ऊपर 2 हिस्से रहेंगे और नीचे वाला 1 हिस्सा। ऐसे बना देना छोटा सा कि ऊपर 2 बॉक्स और नीचे 1 अकेला बच जाता है। और वहीं पे स्टार बना है क्रोकोडाइल एंड डायनासोर। डायनासोर सरीसृप था ना, जानते हो नहीं जानते हो? रेप्टाइल था डायनासोर। लिखिएगा, क्रोकोडाइल एंड डायनासोर हैज 4 चैम्बर हार्ट। अपवाद है, एक्सेप्शन है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि क्रोकोडाइल एंड डायनासोर हैज 4 चैम्बर हार्ट। हिंदी में लिखिएगा भैया, क्रोकोडाइल मगरमच्छ कहते हैं ना। क्रोकोडाइल में कई सारे आते हैं, घड़ियाल भी आ जाएगा, है ना। मतलब क्रोकोडाइल टाइप का किसी का चित्र बने, वो क्या है? रेप्टाइल में आएगा। तो चाहे घड़ियाल हो, चाहे एक काइनामैन मोन होता है, काइनामोन, वो भी एक तरीके से क्रोकोडाइल का प्रजाति है। तो लिखिएगा, क्रोकोडाइल मगरमच्छ या घड़ियाल तथा डायनासोर। हाँ, क्रोकोडाइल मगरमच्छ या घड़ियाल तथा डायनासोर सरीसृप हैं, और इनमें चैम्बर कितने होंगे? 4 चैम्बर होते हैं। डायनासोर सरीसृप हैं और इनमें 4 चैम्बर होते हैं। डायनासोर सरीसृप हैं और इनमें 4 चैम्बर होते हैं। अच्छा, मैं कहूं कि छिपकली में कितने होते हैं? 3। गिरगिट में? पक्का? सांप में? समझ रहे हो ना, क्योंकि वो ओरिजिनल रेप्टाइल हैं और ये 2 अपवाद हैं। डायनासोर आमतौर पे लोग नहीं जानते, क्रोकोडाइल आमतौर पे लोग जानते हैं। तो दोनों दिमाग में रखिएगा। क्रोकोडाइल पूछ पूछ के वो पागल हो चुका है, अब क्या पूछेगा? डायनासोर पूछेगा, और लोग कहेंगे चलो अब डायनासोर ही पढ़ा जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, ये खाली इंफॉर्मेशन है बस। इसके बाद लिखिएगा कौन सा है? एम्फीबियस लिखिएगा। एम्फीबियन लिखिए चौथा, जो उभयचर होते हैं। हिंदी में लिखिएगा, उभयचर या एम्फीबियन, ये जल और स्थल दोनों में रहते हैं। लिखिएगा, एम्फीबियन या उभयचर। एम्फीबियन में सबसे फेमस कौन सा है? मेढक है ना, मेढक है, हायला है, सैलामेंडर है। तो चाहे तो आप नाम लिख लीजिएगा कि फ्रॉग, हायला एंड सैलामेंडर। अरे सब मेढक जैसे ही हैं, मेढक के भाई बहन होते हैं सब। अब से हायला है, हायला पेड़ पे रहने वाला मेढक है। सैलामेंडर है, वो थोड़ा लंबा मेढक होता है। एक टोड होता है, एकदम मोट के भाग से बना होता है। तो सब मेढके हैं ये। कछुआ भी इसी में आ जाएगा शरीर आपके शरीर उसमें, एम्फीबियन में। हाँ, तो लिखिएगा एम्फीबियन में 3 चैम्बर। क्या बनाएगा? 3 चैम्बर लिख देना। इसमें कोई अपवाद जैसा नहीं है भैया।
हाँ, दो, ऊपर दो ही, ऊपर वाला कम नहीं होता, ऊपर दो एट्रियम और नीचे एक वेंट्रिकल, दो अलिंद और एक निलय, दो अलिंद और एक निलय। तो मेढक, हायला और सैलामेंडर, मेढक, हायला और सैलामेंडर। अब हम मछली की चर्चा कर लेते हैं। भैया मछली कुछ बिरले अलग कहानी है उसकी। इसके पास केवल दो ही चैम्बर, कितने हैं? दो चैम्बर है। तो लिखिएगा फिश, फिश माने मछली, FISH, मां खाली छा खाली ला पे बड़ी की मात्रा, पूरा फीस वसूल करके जाना है ना। लिखो फिश, फिश माने मछली, कितने चैम्बर? दो। तो दो है तो एक अब क्या हो जाएगा? अलिंद और एक निलय। तो आगे लिख देना वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। मछली में लिखिएगा वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल, एक अलिंद हो जाएगा और एक निलय यानी कि वेंट्रिकल। अच्छा बताओ कि जैसे हमारे ब्लड में जो, हमारे हार्ट में जो ब्लड की एंट्री थी वो किधर से थी? राइट की लेफ्ट? राइट साइड से। और कैसा ब्लड था? O2 की CO2? CO2। किसी भी तरह के एनिमल में अगर ब्लड इंटर कर रहा है हार्ट में, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो मछली में कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि O2 नहीं बल्कि CO2। तो चूंकि मछली में भाई दो ये हैं, एक तो नीचे ऊपर वेंट्रिकल और नीचे निलय, इसमें प्रवेश करेगा CO2 प्लस ब्लड। तो इसलिए अब कभी भी इस मछली के हृदय में प्योर ब्लड होता ही नहीं, हमेशा इसमें कैसा होगा? इम्प्योर। इसलिए इसके एकमात्र ये जीवधारी है जो मछली है, इसके हृदय को हम इम्प्योर हार्ट बोलते हैं, अशुद्ध हृदय कहा जाता है। कारण कि इसमें प्रेजेंस किसकी होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती है। तो नीचे स्टार बना के लिखिएगा कि फिश हार्ट नोन एज इम्प्योर हार्ट। लिखिए मछली का हृदय अशुद्ध हृदय कहलाता है। फिश हार्ट नोन एज इम्प्योर हार्ट, मछली का हृदय अशुद्ध हृदय कहलाता है। मछली का हृदय अशुद्ध हृदय कहलाता है। बिकॉज ओनली CO2 प्लस ब्लड enter in fish heart, because only CO2 plus blood enter in fish heart due to two chamber, due to two chamber, because only CO2 plus blood enter in fish heart due to only two chamber। देखिए क्योंकि मछली के हृदय में केवल कौन सा ब्लड रहेगा? CO2 प्लस ब्लड एंटर करता है, क्योंकि मछली के हृदय में, क्योंकि मछली के हृदय में, क्योंकि मछली के हृदय में केवल CO2 प्लस ब्लड प्रवेश करता है। CO2 प्लस ब्लड प्रवेश करता है। मुख्य कारण क्या है? दो चैम्बर या दो कक्ष का होना। लिखिएगा मुख्य कारण दो कक्ष, केवल दो कक्ष का होना, केवल दो कक्ष का होना, केवल दो कक्ष का होना। ये बात एक स्पेशल है। लेकिन दो मछलियां, मछली होने के बावजूद वो मैमेलियन है। कौन कौन सी? व्हेल एंड डॉल्फिन, नहीं शार्क नहीं, व्हेल एंड डॉल्फिन। तो वहीं स्टार बना के लिख दीजिएगा कि व्हेल और डॉल्फिन, व्हेल एंड डॉल्फिन इज अ मैरीन मैमेलियन, मैरीन मैमल, ये समुद्री स्तनधारी हैं। नोट बना के लिखिएगा व्हेल एंड डॉल्फिन इज अ मैरीन मैमेलियन। व्हेल और डॉल्फिन समुद्री स्तनधारी हैं। और इनमें कितने चैम्बर हो जाएंगे? अब 4। लिखिएगा मेन रीजन इट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। लिखिए यही मुख्य कारण है कि इसके पास 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। यहीं से सवाल आता है, इसके अलावा सवाल कहीं से बनता नहीं है। वहीं कहीं स्टार बना के लिख दीजिएगा कि ब्लू व्हेल हैज अ बिगेस्ट हार्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट हार्ट। क्योंकि सबसे बड़ा कौन है दुनिया में? ब्लू व्हेल है ना। देखिएगा लगभग बताते हैं कि 180 किलो का हृदय होता है, 180 किलोग्राम एवरेज। चाहे तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि 180 किलोग्राम एवरेज जिनका हृदय, मतलब जितना कोई 3-4 आदमी के मिला लो तो हृदय होगा उसका है?
अगर इनका हृदय खाना हो तो कई साल लग जाएगा हृदय खाते खाते, हालांकि कोई खाता नहीं है ना। तो खाए हो होल, मारेंगे ना सुधर जाओगे यहीं। होल जैसा चेहरा लिए होल खाया है? तो वो तुम्हें खा लेगा, है ना। एक बार इसे, इसके पास नॉस्ट्रिल होता है, माता छाक से तेजी से, और करीब 15-20 लीटर पानी ऊपर निकालती है ये, क्योंकि ये स्तनधारी है ना। तो सांस लेने के लिए इनके पास नाक है, फेफड़ा है। अभी हम लोग जब लंग्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये अंदर में सांस नहीं लेते, ये इकट्ठा आते हैं सतह पर, और इनके पास इतना बड़ा सा छेद है, एकदम छक की आवाज करता है, और 20-25 लीटर पानी ऊपर फेंकती हैं ये, और ढेर सारा ऑक्सीजन अपने फेफड़े में लेके फिर नीचे चली जाती हैं, और कुछ टाइम अपना वहां पे काम चलाएंगी हवा से, और फिर सतह पे आ जाती हैं। तो ये इनका प्रक्रिया होता है। कारण कि इनका मेन रीजन है कि ये तो नॉर्मल मछली है, और जो व्हेल है वो फेफड़ा बड़ा बड़ा से लेके चलती है, तो उनके पास गिल्स के चांसेस नहीं है, और गिल्स नहीं है तो पानी में सांस वो नहीं ले सकती हैं, है ना। तो ये तमाम बातें रही हैं। अब लिखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम रिलेट, लिखिएगा एक अगली हेडिंग है लास्ट, लिखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम ब्लड एंड हार्ट। लिखिए रक्त और हृदय से जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ फैक्ट बता देते हैं फिर खत्म करते हैं इसे। लिखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट में 4 होगा ना, जब मैमेलियन हो जाएगी तो 4 हो जाएगा। लिखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ ब्लड एंड हार्ट। कुछ फैक्चुअल चीजें हमारे पास हैं जिनको समझ लेते हैं। तो लिखिए नंबर 1, हार्ट बीट कितनी होती है? 72 पर मिनट। इनका विंडो कितना है? कई लोग हमसे एक मैसेज करके इंस्टाग्राम पर पूछे सर विंडो क्या होता है। विंडो मतलब रेंज, कि यहां से शुरू होगा, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, इसको विंडो कहा जाता है। तो इनका विंडो 60 से 100 जाता है ना, या कई बार 90 भी हो सकता है, आपका हिसाब है। अच्छा, अगर हम देखें कि 72 बार प्रति मिनट, तो एक में कितना समय लग सकता है? 0.8 सेकेंड। कितना? हाँ, अगर हम 1 बीट की बात करें तो 1 बीट के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का समय लग रहा है। ऐसे लिख देना, 1 बीट में 0.8 का सेकेंड लग रहा है। कुछ ऐसे गणितीय आंकड़े हैं जिनको आप कई बार महसूस करेंगे कि मामला गड़बड़ है ना। क्या चीज? अपना हृदय, ठीक, वो गलत होता है ना। अच्छा चलिए, एक शब्द है टैचिकार्डिया। आप ये सब तब महसूस कर पाएंगे टैचिकार्डिया जब आप कभी ब्लड डोनेशन करने के लिए जाएंगे। अगर आपको टैचिकार्डिया की समस्या है तो आप कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। यह है हाई बीपीएम। जब हाई बीपीएम हो जाता है तो इसे कहा जाता है टैचिकार्डिया, यानी कि 100+ बीपीएम मिलेगा तो क्या कहा जाएगा? टैचिकार्डिया। तो वहीं फिर आगे लिखते रहना कि टैचिकार्डिया मतलब होता है हाई ब्लड बी, मतलब कि हार्ट बीट, बीट पर मिनट। बीपीएम करना, एच लिखा है उसको एम कर देना। लिखिएगा टैचिकार्डिया मतलब एच, हाई बीपीएम, और 100+ बीपीएम मिलेगा तो बोलेंगे टैचिकार्डिया की प्रॉब्लम है। कितना होना चाहिए? 100+ बीपीएम अगर मिल रहा है तो इसे अब डॉक्टर कहेगा टैचिकार्डिया है, इनको जाओ या तो आराम दिलाओ या तो कल आना, नहीं तो दिक्कत होगी। एक और उसी में आगे बढ़ाना। लिखिएगा शिशुओं में हार्ट बीट, लिखिएगा बेबी में 70 से 190, बेबी में लिखिएगा, बच्चों में, शिशु में 70 to 190 बीपीएम, यानी कि बच्चों में बहुत तेज से धक 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 धड़कता है। लिखिए शिशुओं में 70 से 190, हाँ 190, 190 पर मिनट। हाँ, वो हमेशा पर मिनट ही रहेगा, है ना। इसके क्या, इसके बाद लिखिएगा चाइल्ड, बच्चों में। अभी इतनी समझदारी आप बनाइए ना, शिशु किसे कहते हैं और बच्चा किसे कहते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं जो इंटर करके आ चुका है। लिखिएगा बच्चों में, लिखिएगा बेबी में, सॉरी चाइल्ड में, देखिए 80 से 100 बीपीएम,
120 बीपीएम, 80 से 120 बीपीएम, 80 से 120 बीपीएम। हाँ, बच्चों में 80 से 120 लिखिएगा। अडल्ट में वही सेम हो जाएगा, 60 से 80। एडल्ट लिखिएगा, जो वयस्क लोग हैं, हम लोग जैसे हैं, तो हमारा 60 से 80 बीपीएम जाता है। नहीं, वो मैंने एक विंडो दिया, हमें यहाँ पे एवरेज दिखा रहे हैं, जितना लिखा है उसको लिखो, टोको मत। इसके बाद लिखिएगा ओल्ड मैन में, बूढ़े व्यक्तियों में लिखिएगा, ओल्ड में, ओल्ड व्यक्तियों में लिखिएगा, लिखिए 50 से 60 बीपीएम, 50 से 60 बीपीएम। कम हो रहा है ना बूढ़ा होने पे, हार्ट रेट कम होती है 50 से। लिखिए एलिफेंट, हाथी का लिख लेना, 30 से 35 बीपीएम। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना हार्ट बीट कम होगी, बताया था ना एक दिन मैंने। तो हाथी तो बहुत बड़े क्षेत्रफल में है, लिखिएगा 30 से 35 बीपीएम। एलिफेंट लिखिएगा 30 से 35 बीपीएम। अच्छा, हॉर्स में कैसा हो सकता है, बहुत दौड़ता है। देखिए हॉर्स 28 से 48 बीपीएम कम होता है, और 28 टू 48 बीपीएम, 28 टू 48 बीपीएम, 28 टू 48 बीपीएम। ये फैक्ट दिमाग में रख लीजिएगा। उम्र कम है तो ज्यादा हार्ट बीट, और उम्र ज्यादा है तो हार्ट बीट कम। एरिया बड़ी है तो हार्ट बीट डाउन, एरिया छोटी है तो हार्ट बीट ज्यादा। क्लियर हो गया ना? ठीक। अब ध्यान देना, एक हमारे पास एलिमेंट था के, और ये कर रहा था रेगुलेट किसका, हार्ट बीट किसका। तो लिखिएगा अगला पॉइंट नंबर 2, लिखिए पोटेशियम, लिखिएगा रेगुलेट हार्ट बीट, हृदय के स्पंदन को नियंत्रित करता है। लिखिएगा पोटेशियम। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आ गई तो बड़ी बन जाती हैं। एग्जाम का एक एक सवाल बहुत ज्यादा गोल्डन होता है। लिखिएगा पोटेशियम रेगुलेट हार्ट बीट, हृदय की स्पंदन को रेगुलेट करता है। मच्छर में कितना है तुम माप के बताना मुझे, है ना। इसके बाद लिखिएगा सोडियम, लिखिएगा रेगुलेट ब्लड प्रेशर। सोडियम क्या करेगा, रेगुलेट ब्लड प्रेशर। लिखिएगा सोडियम रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये पर्याप्त है उसके लिए, इतनी ना, घोड़े का बहुत पर्याप्त है, 48 बहुत होता है हार्ट बीट। लिखिएगा बॉडी है ना, स्ट्रक्चर देखो उसका, हमसे कई गुना बड़ा है घोड़ा। लिखिएगा रेगुलेट हार्ट बीट, और दूसरा रेगुलेट ब्लड प्रेशर, रेगुलेट ब्लड प्रेशर। इसके बाद एक हमारा ब्रेन होता है, उसका हिस्सा है मेडुला ऑब्लांगेटा, नाम सुना है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा पीछे होता है, और ये जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उन पर कंट्रोल करता है। तो लिखिएगा मेडुला ऑब्लांगेटा, लिखिएगा मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल हार्ट फंक्शन, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल हार्ट फंक्शन। देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय की कार्यविधि को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय की कार्यविधि को नियंत्रित करता है, हृदय की कार्यविधि को नियंत्रित करता है। एक और पॉइंट टू पॉइंट बढ़ाते हैं, लेकिन काकरोच के पास 13 चैम्बर हार्ट होते हैं, मतलब हृदय 13 भागों में डिवाइड है उसका। लिखिएगा काकरोच हैज 13 चैम्बर्ड हार्ट, काकरोच के पास 13 चैम्बर का हृदय होता है। कोई फैक्ट है तो फैक्ट की तरह लिखते चलो, काकरोच हैज 13 चैम्बर्ड हार्ट, काकरोच के पास 13 चैम्बर का हृदय होता है। लेकिन जुगनू के पास सबसे छोटा हृदय होता है, स्मॉलेस्ट हार्ट इन फायरफ्लाइज। देखिए जुगनू के पास, जुगनू जानते हो चमकता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फायरफ्लाई। देखिए जुगनू के पास सबसे छोटा हृदय होता है, स्मॉलेस्ट हार्ट इन फायरफ्लाइज। ऑक्टोपस जानते हो? हिंदी में कहते हैं उसे, अरे अष्टभुजा नहीं कहते भाई जो भी कहते हैं हिंदी में भी ऑक्टोपस कहते हैं।
आठ आठ भुजाएं होती हैं, 9 मस्तिष्क होता है और 3 हृदय होते हैं। सोचो कितना शानदार जीव बनाया गया है। 8 भुजाएं, तो 8 भुजाओं में ऐसे 8 भुजाएं फैली हैं, तो एक दिमाग यहां होता है, बाकी 8 दिमाग उसकी 8 भुजाओं में, घुटने में नहीं भुजाओं में होता है भाई। 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दिमाग 8 भुजाओं में और एक दिमाग यहां पर, और 3 हृदय होते हैं। तो हालांकि अभी हृदय की बात चल रही है, तो लिखिएगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हैज 3 हार्ट। लिखिएगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के पास, ऑक्टोपस POUSES, ऑक्टोपस के पास 3 हृदय होते हैं। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, 3 हृदय होते हैं। एक हृदय जैसे अपने पास है, चैम्बर की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, हम हृदय की बात करें ना। एक हृदय, 2 हृदय, 3 हृदय, ऐसे चैम्बर बोलता तो चैम्बर पढ़ना होता। लेकिन ऑक्टोपस है 3 हार्ट, 9 ब्रेन, आगे जोड़ लो, सॉरी, हाँ 9 ब्रेन एंड 8 आर्म, 9 दिमाग। ये सब मेला वाली बात है कि कौन बड़ा कौन छोटा, वाली किताब आती नहीं थी मेला में, तो वही वाला है कि करंट अफेयर किताब आती है मेला में 10 रुपए वाली, वह कौन सा पक्षी है जो कभी भोजन नहीं करता। पढ़ा कि नहीं आपने? हाँ, मेला में 2 तरह की किताब बिकती थी, एक तो ये बिकती थी, एक थोड़ा सेक्सुअल एक्टिविटी किताब बिकती थी, सरस सलील या जो भी आता था। अब लड़का मेला गया है, अपने गांव का मेला, और वहीं सब लोग टहल भी रहा है, उसको टारगेट करना है उसी पर कि गर्मा गर्म रसगुल्ले पे। तो अब वो ऐसे टहल रहा है, देख रहा है कि कोई है नहीं दुकान, पूछे कितने की है, पूछे कौन, हनुमान चालीसा, नहीं नीचे वाला प्यासा कौआ। तो अब दुनिया में पहली बार उसे सेक्सुअल इंफॉर्मेशन वहीं से मिलती है, मेला वाली किताब से। एक तो सरस सही लाती थी, वो तो बात है, वो तो थोड़ी थोड़ी स्टैंडर्ड है। अब वो कहेगा, अच्छा वो लोग बड़ा सातिर होता है दुकान वाला, वो 5 रुपए कहेगा 50 रुपए की, अब घर वाले दिए हैं 40 रुपए मेरा देखने, है ना। चींटी पकड़ना और सुन के चले आना। कह रहा है चींटी का हार्ट बीट कितना होता है। भाई मैं कंप्यूटर नहीं हूं भाई, आप कंप्यूटर थोड़ी समझ, हमारे पास एक लिमिटेड है। अब चींटी का हार्ट बीट मोबाइल पूछ लो, हो सकता है बता दे, कई बार गलत बताती है, सावधान रहना। खैर, तो वो बताए कितनी किताब है, कहेगा 50 रुपए, कुछ कम कर दो भैया, लाओ 30 रुपया। अब सेक्रीफाइस करेगा कि 30 दे देते हैं, 10 का जलेबी खा के निकल लेंगे, मिल तो जाएगा प्यासा कौआ। तो अब तुरंत लेगा, उसको मोड़ देगा, ऐसे रखेगा और घर आके ऐसी जगह छिपाएगा उसे, क्योंकि हमारा समाज SEX के नाम पे पता नहीं क्या भड़क सा जाता है। हाँ, भड़क जाता है तुरंत, है ना, बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। अब वो अपने उसमें भौतिक विज्ञान किताब में बीच में डालेगा और उसके बाद एकदम तल्लीनता से पढ़ेगा, पूरा पढ़ डालेगा एक नजर में। और घर वाले सोचेंगे कि हमारा बाबू बड़ा पढ़ रहा है भाई, आज तो मारेगा, न्यूटन आइंस्टीन सबको उड़ा देगा। और हाँ, अंदर में वासायन चल रहे हैं और बाहर क्या है, न्यूटन, और अंदर में वासायन ऋषि हैं। तो भारतीय बच्चों को पहली बार SEX पर वहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है ना। देखो ये अभी भी वही हालात से गुजर रहे हैं, इनको अभी मेला जाने की सख्त आवश्यकता है ना। चलिए, तो एक और पॉइंट लिखिएगा लिखिएगा, देखिए महिलाओं का हृदय पुरुषों की तुलना में ज्यादा धड़कता है। देखिएगा, वुमेन हार्ट बीट फास्टर देन मैन, वुमेन हार्ट बीट फास्टर देन मैन, महिलाओं का हृदय पुरुषों की तुलना में ज्यादा धड़कता है। भगवान से पूछो। लिखिएगा, महिलाओं का हृदय पुरुषों की तुलना में
ज्यादा धड़कता है। एक और लिखिएगा, एक केमिकल है सोडियम साइट्रेट, लिखिएगा सोडियम साइट्रेट और पोटेशियम साइट्रेट। पोटेशियम लिखिए, सोडियम साइट्रेट या पोटेशियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट या पोटेशियम साइट्रेट केमिकल को रक्त के साथ मिश्रित करके, सोडियम साइट्रेट या पोटेशियम साइट्रेट केमिकल को रक्त के साथ मिश्रित करके ब्लड बैंक में जमा किया जाता है, ब्लड बैंक में जमा किया जाता है। पोटेशियम साइट्रेट एंड सोडियम साइट्रेट आर मिक्सिंग विथ ब्लड, and store in blood bank at 4 अंश सेल्सियस। देखिएगा, सोडियम साइट्रेट और पोटेशियम साइट्रेट विलयन रसायन को रक्त के साथ मिश्रित करके ब्लड बैंक में जमा किया जाता है एट कितने तापमान पर? 4 अंश सेल्सियस, हिंदी में कर देना ब्रैकेट में, 4 अंश सेल्सियस तापमान पर। और इसका डेट लिखेगा 35 से 42 दिन के लिए। हाँ, टेम्परेचर है 40 अंश सेंटीग्रेड और इसका जो रेंज कितना है दिन का? 35 से 42 दिन, 35 से 42 दिन। तो नॉर्मली अगर ब्लड बैंक की इंफॉर्मेशन के बारे में इस तरह से बात हो रही है तो वो क्या क्या मिलाया गया ब्लड में? हाँ, सोडियम साइट्रेट और पोटेशियम साइट्रेट। और कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पर। डे कितना है? 35 से 42 दिन। अब सवाल एक बनता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सोडियम साइट्रेट इन ब्लड एज ए एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर? थक्का क्यों नहीं बनता? तो ये क्या कर देता है? ये इनहिबिट्स Ca++ एक्टिविटी। आपको याद है ना, ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग हमने देखा था कि Ca++ एक्ट एज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड कन्वर्टिंग इन द थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिन, याद है ना? तो ये क्या करता है कि ये इनहिबिट मतलब रोक देना, किसको? Ca++ की एक्टिविटी को। तो नीचे ब्रैकेट कर देना कि यह कैल्शियम आयन की सक्रियता को बाधित कर देता है, यह कैल्शियम आयन की सक्रियता को बाधित कर देता है। इट इनहिबिट्स द Ca++ एक्टिविटी, यह कैल्शियम आयन की सक्रियता को बाधित कर देता है, कैल्शियम आयन की सक्रियता को बाधित कर देता है, कैल्शियम आयन की सक्रियता को बाधित कर देता है। Ca++ एक्टिविटी। अब ध्यान देना, हमने ब्लड की चर्चा तो कर ली कि भाई ब्लड को हम कितने पर रख रहे हैं? 4 अंश सेल्सियस पर रख रहे हैं। कितने दिन के लिए? 35 to 42 डेज के लिए। आजकल एक चलन आ गया कि सेपरेशन स्टोरेज किया जा रहा है। अगर हम अलग से आरबीसी या डब्ल्यूबीसी को स्टोर करेंगे तो सेम यही रेंज रखेंगे और रेंज होगा 4 से 6 अंश सेल्सियस का और डेट वही होगी सेम, 35 से 42 दिन। तो नीचे ये भी लिख देना कि अगर अकेले आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को निकाल कर स्टोर करेंगे तो कितने में करेंगे? 4 से 6 अंश सेल्सियस पर। और डेट लिखेगा 35 से 42 दिन। नीचे लिखना अगला नोट कि अगर स्पेशली आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को सेपरेट करके स्टोर करना है तो हम डेट वही रखेंगे और टेम्परेचर भी लगभग वही रखेंगे। इसके बाद लिखिएगा प्लाज्मा। अगर हम अकेले प्लाज्मा निकाल लेते हैं, यदि हम अकेले प्लाज्मा निकाल लेते हैं तो -18 अंश सेल्सियस से -25 अंश सेल्सियस, ध्यान देना ये माइनस है दोनों, -18 से -25 अंश सेल्सियस और 1 ईयर तक इसे रख सकते हैं। -18 से -25 पर 1 साल तक रखा जा सकता है। -18 से -25 पर 1 साल तक रखा जा सकता है। और अगर अकेले हम प्लेटलेट्स रखना चाहें तो इसके लिए हमें ज्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। 22 से लेकर के 26 अंश सेल्सियस, जिसे कहते हैं हम RT, रूम टेम्परेचर। और इसका लेकिन कम दिन हो जाता है, 7 डेज के लिए ऐसा कर पाते हैं।
लिखिएगा, प्लेटलेट्स को हम 22 से 26 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। प्लेटलेट्स को 22 से 26 अंश सेल्सियस पर स्टोर करते हैं, लेकिन ड्यूरेशन कम रखते हैं। कितने दिन का? 7 दिन का रखते हैं, फिर उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फेंक देते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म इससे भी ज्यादा अगर करना चाहें तो एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, याद है ना? तो ये तो जानते हैं आप, नीचे एक स्टार बना के चाहें तो लिख दें, फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज यूज क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। लिखिए, लंबे समय के स्टोरेज के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज यूज क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। लंबे समय के उपयोग के लिए, लंबे समय के स्टोरेज के लिए, नोट डाल दीजिएगा, लंबे समय के स्टोरेज के लिए, लंबे समय के स्टोरेज के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। 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 एक केमिकल होता है PFCs, क्या होगा? इसे बोलते हैं पर फ्लोरोकार्बन। एक होता है पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, या इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पॉलीविडोन। क्या बोलेंगे? पॉलीविडोन। ये दो ऐसे केमिकल हैं जिनको हम ब्लड सब्स्टिट्यूएंट या एज ए आर्टिफिशियल ब्लड के तौर पर उपयोग कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। बेसिकली पर फ्लोरोकार्बन इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी फेमस नेम एज अ आर्टिफिशियल ब्लड। तो ये बात भी अपनी कॉपी में अगला नोट कीजिएगा कि पर फ्लोरोकार्बन, हिंदी में भी ऐसे लिखेगा, पर फ्लोरोकार्बन, FLEURO, फ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन और पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, पर फ्लोरोकार्बन और पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, और शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? पॉलीविडोन। पॉलीविडोन, पर फ्लोरोकार्बन व पॉलीविनाइल पायरोलिडोन या पॉलीविडोन, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन या पॉलीविडोन एज अ सिंथेटिक ब्लड, वर्क एज अ सिंथेटिक ब्लड। हिंदी में लिख दीजिएगा, यह कृत्रिम रक्त के तौर पर काम करता है। समझ गए हो? लिख लो। दो ही नाम लिखने हैं ना, और आगे क्या लिख देना है? ब्लड सब्स्टिट्यूएंट या सिंथेटिक ब्लड या आर्टिफिशियल ब्लड। दिमाग में आया था कि नहीं आपके कि अगर ब्लड ना हो तो क्या करें? तो जवाब है ये, इसको बिना ब्लड जांच किए, बिना किसी ग्रुप की जांच किए डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल है इसके, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं। नीचे और अगला बढ़ाना, लिखिएगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, NACO, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ब्लड डोनेट की निम्नलिखित शर्तें हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ब्लड डोनेशन की निम्नलिखित शर्तें हैं। आप जाओ तो ये पता हो, ये आजकल पूछ रहे हैं यहां से सवाल कि ड्यूरिंग, एक सवाल आया था कि ड्यूरिंग मासिक साइकिल ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं। देखो, ऐसे सवाल हैं जो हमारे आसपास से गुजर सकते हैं और हम ध्यान नहीं देते। तो कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ कर सकते हैं? इतनी छोटी सोच क्यों?
मासिक साइकिल इज ए कॉमन सिम्टम्स इन वुमेन, नथिंग एल्स। तो क्यों नहीं कर सकते? जब हम मासिक साइकिल में खेल सकते हैं, मासिक साइकिल में हम रन कर सकते हैं, ऐसा तो प्रचार आता है ना कि रुकने ना दे, वो उसके आते हैं वेस्पर वगैरह के प्रचार, है ना, पैड के प्रचार आते हैं कि ये रोकेगा नहीं आपको। तो ऐसी स्थिति में हम ब्लड डोनेट क्यों नहीं कर सकते? तो हमारे पास कुछ शर्तें हैं, फटाफट लिख लेते हैं। लिखिएगा एज, उम्र लिखना, कितनी उम्र में कर सकते हैं। लिखिए 18 से 60 साल, फटाफट लिखिएगा। देखो ऐसे 1 2 करके करना। लिखिएगा आयु, कितनी साल में कर सकते हैं? 18 से 60। लिखिए पहला पॉइंट, एज या उम्र 18 से 60 और ब्रैकेट में मेल एंड फीमेल बोथ, मेल एंड फीमेल बोथ। आजकल इतना बदमाश भरे सवाल आ रहे हैं ना कि ये पूछ लेगा कि 18-60 साल केवल पुरुष, 18-60 साल महिला भी। अब वहां पे इतना दिमाग हमारा संवेदनशील होता है, घूम जाएगा यार महिला में तो कुछ गड़बड़ हो सकता है ना। पुरुष वाला हमें लगता है महिला 55 लाव कर देते हैं। तो मेल एंड फीमेल बोथ। इसके बाद लिखिएगा हीमोग्लोबिन का लेवल, कितना हीमोग्लोबिन चाहिए, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो कितना होना चाहिए? 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हमने शायद कहीं मिलीग्राम लिखा दिया है, किसी ने मैसेज किया था मुझे। जब मैं आपको हीमोग्लोबिन पढ़ा रहा था तो डेसीलीटर के आगे मिलीग्राम लिखा दिया है, उसको ग्राम कर लेना, है ना। वो मुझे पता था कि आगे चल के सही करवा दूंगा मैं हाँ, इसीलिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल मैं करता हूं कि कहीं गलती हो तो आगे मुझे कोई टोक दे। हाँ, मिलीग्राम लिखा है ना आपने, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना। हाँ, डेसीलीटर, डीएल, ग्राम प्रति डेसी लीटर। इसके बाद लिखिएगा हार्ट बीट या पल्स रेट। देखिए हार्ट बीट या पल्स रेट 50 से 100 बीपीएम। देखिए हार्ट बीट या पल्स रेट 50 से 100 बीपीएम। हार्ट बीट 50 से 100 बीपीएम। लिखिए बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लिखिए 37 अंश सेल्सियस। वो तो वही है सेम, शरीर का तापमान इतना ही होता है ना। बॉडी टेम्परेचर 37 अंश सेल्सियस। लिखिएगा बॉडी वेट, बॉडी वेट शरीर का वजन कितना होना चाहिए। लिखिए नॉट लेस देन 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम से नीचे ना रहो, एकदम पतंगा बन के मत जाओ। मारेगा एक डंडा, भाग यहां से। अरे बहुत समस्या होती है, पुलिस रखना पड़ता है। ये रिक्शा वाहन चले जाते हैं ना बहुत सारे, खून बेचने के चक्कर में 5-5 हजार में बेचते हैं, तो वो समस्या पैदा कर देता है। महीने, तीसरे महीने दिया जाता है खून। और एल्कोहलिक के लिए 24 आवर मना करते हैं कि 24 घंटे पहले आप एल्कोहल पिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब 12-11 घंटे एकदम चढ़ा के, रात में चढ़ा के सुबह पहुंच जाएंगे। लो निकाल लो, पैसा दो 5,000। तो पुलिस रखना पड़ता है, भगाना पड़ता है, भग जाए यहां से, नहीं मार बैठेंगे। और वहां के जो वर्कर्स हैं वो पहचानते रहते हैं। 4 दिन जाओगे ब्लड बैंक, पहचान नहीं जाएगा कि क्या भाई कैसे आ गए, तो कह दो कि मैं महान समाज सेवा अधिकारी हूं, है ना। तो ये समस्या होती है। अगर अलग अलग कितना जाओगे, आपके इर्द गिर्द मुश्किल से 4-5 ब्लड बैंक है, तो अगर हर महीने पहुंचे रहोगे तो पहचान जाएगा। मतलब प्लीहा स्प्लिन खराब हो जाती है हर महीने दान देने से ना। अगर लिखिएगा दूसरा, लिखिए 3 माह में एक बार ब्लड डोनेशन पीरियड है, 3 माह में एक बार, 1 टाइम इन 3 मंथ, 3 माह में एक बार, 3 माह में एक बार, 3 माह में एक बार। लिखिएगा नो कॉमन कोल्ड एंड कफ, कोई सर्दी जुकाम बुखार नहीं होना चाहिए। नो कॉमन कोल्ड एंड कफ, खांसी और जुकाम ना हो, नहीं पहुंच जाओ खो खो करते हुए, लो हमारा खून ले लो, है ना, क्या भाग यहां से जल्दी। लिखिएगा नो प्रेग्नेंट वुमेन, नो प्रेग्नेंट वुमेन एंड नो मिल्क फीडर वुमेन, नो प्रेग्नेंट वुमेन एंड नो मिल्क फीडर वुमेन। समझ रहे हो ना। स्तनपान कराने वाली मां रक्तदान नहीं कर सकती। नो
प्रेग्नेंट वुमेन एंड नो मिल्क फीडर वुमेन। लिखिएगा, ड्यूरिंग मासिक साइकिल ब्लड डोनेट नॉट अलाउड। देखिएगा, ड्यूरिंग मासिक साइकिल ब्लड डोनेशन इज नॉट अलाउड। मासिक धर्म के दौरान रक्तदान अलाउड नहीं है। नहीं, छोटी सोच नहीं भाई, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। ऑलरेडी ब्लड एमसी के दौरान ब्लीडिंग बहुत होती है, अब उधर से भी 550 लीटर खून इधर भी निकाल लिए, सर ml। भाई हमने वो लिखा दिया है जो ना को कहता है, ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यहीं पर आपका रक्त तंत्र खत्म होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लिखिएगा हेडिंग, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या मानव का श्वसन तंत्र। लिखिएगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या, आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां मिली जो आप नहीं जानते थे, अब आप एकदम लगभग चीजें जान गए हैं। लिखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम या मानव का श्वसन तंत्र। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये आप फिगर देख रहे हैं, हमारा जो प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन का वो है हमारी नाक। नाक के माध्यम से हम हवा को अंदर लेते हैं, और ये जो हवा अंदर लेते हैं वो होती है ऑक्सीजनेटेड। क्या मैक्सिमम मात्रा किसकी होगी? ऑक्सीजन की। और इस हवा को विभिन्न माध्यमों से इन दोनों फेफड़े में पहुंचा देते हैं, और इन फेफड़े में पहुंचने के बाद होगा वही जो हमने उस दिन देखा था, O2 और CO2 का आदान प्रदान। CO2 बाहर जाएगा और O2 अंदर आएगा, और हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पहुंचाएगा कहां? सेल में। किसे पहुंचा देगा? सेल में। हमने कहा था ना कि प्रत्येक सेल किसकी डिमांड करती है? ऑक्सीजन की, फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। बताओ, हार्ट अटैक मेल को ज्यादा क्यों होता है? वर्कलोड के कारण। फीमेल वर्कलोड तुलनात्मक तौर पे कम करती हैं, मेल टेंशन ज्यादा लेता है, कारण कि सत्ता जो समाज है वो मेल को ज्यादा वर्क करने के लिए बोलती है। तो ये सबसे कॉमन रीजन है, और कोई बॉडी स्ट्रक्चर भी कई बार रीजन रखता है, बट जो मेल में ज्यादा आ जाता है यही कॉमन रीजन है कि मेल ज्यादा वर्किंग टाइप का है फीमेल की तुलना में, और कई साल ज्यादा काम करता है ना। एक बड़ा शानदार सा कथन है कि 5 लाख प्रति माह कमाने वाला पुरुष एक अनपढ़ महिला को खिला सकता है, और 1 लाख कमाने वाली महिला पढ़े लिखे पुरुष को कभी खिला नहीं सकती है। तो यही सच्चाई है। अब ये सच्चाई आपको बदलना है, बस कर दो, है ना। ये सच्चाई आपको बदल देनी है। चलिए, तो ये सच्चाई आपके लिए है। चलिए, ऐसा समाज है, शायद आप जानते हो नहीं जानते, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि महिलाएं थोड़ा सा पोसेसिव होती हैं, या वो क्या, हाँ तो आप ही कर रहे हो ना। कल सर ने क्या बोला कि हम आपको तब आशीर्वाद देंगे जब आप किसी का घर तोड़ेंगी नहीं, तो और हम आपको तब आशीर्वाद देंगे जब आप किसी का दिल तोड़ेंगे नहीं। हाँ, दहेज ही दिल तोड़ना है ना। माता पिता से कह दिए हमें चाहिए हीरो होंडा है ना, या हमें चाहिए ये फॉर्च्यूनर गाड़ी 2 ठो, एक नहीं, तो माता पिता कहां से लाएगा? तो मुश्किल काम है ना। बेहतर यही है कि हम दहेज ना लें किसी कीमत पर। कौन था किसको कल दहेज नहीं मिल रहा था? हाँ, इनका चेहरा ही दहेज वाला नहीं है, आए नहीं है आज, गर्मी ज्यादा लगी थी। चलिए, तो ये बड़े कॉन्सेप्ट हैं, महिलाओं को थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, है ना। सत्ता आने के बाद पुरुष की तुलना में महिलाएं ज्यादा अनियंत्रित देखी गई हैं पूरी दुनिया में। ये जानते हो आप लोग ना, सत्ता संभालना महिलाओं में तुलनात्मक तौर पर समस्या है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। कई ऐसे रीजन है, और सब हार्मोनल रीजन है, वो चेंज होगा, धीरे धीरे होगा, है ना। चलिए,
तो इस मुद्दे के बारे में ये बातचीत कर लेते हैं। और लिखिएगा हेडिंग, जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। लिखिएगा जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। हल्ला मत करो, लिख लो, ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा है। लिखिएगा, सर आप नीट वाली क्लास में आप ही पढ़ाते हो क्या? नहीं, नीट ये थोड़ी है, नीट बहुत बड़ी चीज है भाई। नीट में इतना कुछ है कि वो उनके बच्चों से पूछो। हमें आपको इतनी जो जानकारी मिली बड़ी बेसिक जानकारी है, इतना पता होना चाहिए। अब कि आपकी पूरी जमात में किसी को यह नहीं पता था कि मासिक धर्म के दौरान डोनेट होगा या नहीं होगा। बहुत बेसिक सवाल है ये। ऐसे खड़े हैं आए, तो जो आए शब्द है ये हटाना है ना। तो ये थोड़ी बात रखनी है कि बहुत हम लोग कम जानते हैं ना। अच्छा, जानकारी लेना भी नहीं चाहते। एक हमारे मित्र हैं, तो हम लोग कई बार दिल्ली से नोएडा अप डाउन करते हैं। तो नोएडा से दिल्ली अप डाउन करने का दो साधन है, तो अपनी कार से करो और भयंकर जाम झेलो। इससे बेहतर है कि मेट्रो में बैठो और चुपचाप आकर के राजू चौक पे उतर जाओ, राजू चौक से सीधे जीटीबी मेट्रो आ जाओ। इससे भीड़ तो बहुत मिलेगा, लेकिन आप आराम से बैठ जाओगे। तो कई बार हम दोनों लोग जब बैठते हैं तो बहुत मस्ती करते हुए आते हैं मेट्रो में। अब हम बैठे हैं सीट पे, हल्का सा उठ जाते हैं, तो जो खड़े लोग हैं एकदम सतर्क हो जाए, बैठना है, और फिर बैठ जाते हैं। उसको लगेगा कि उतरने वाला है, ऐसे करके हलचल मच जाएगी। दुख तब होता है कि जब कोई आके ऐसे खड़ा हो जाता है। अब ये हिस्सा हमारा नाक के आसपास, हाथ जोड़ना पड़ता है, भैया अब इसके बाद मुझे ट्रामा में जाना पड़ेगा, छोड़ दो। तो एक आ गया, चैन खुला हुआ था उसका, एकदम हमारे सामने खड़ा है, मतलब हद कर दिया। अब हम उसको बोल रहे हैं, भैया ए भैया बंद कर लो, है ना। तो ऐसी स्थिति, बड़े थके हारे लोग आते हैं ना, नोएडा से काम करके बहुत थके हारे आते हैं दिल्ली। उनको देखने के बाद लगता है कि बहुत कारपोरेट मजदूर हैं ये, बड़ा मुश्किल जिंदगी चलता है। तो हम लोग, उनकी एक आदत है कि जितने लोग टी शर्ट पहन के आता है उस पे लिखा रहता है ना, वास्को डिगामा, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। तो मोबाइल से सर्च करते चलते हैं कि इसका मतलब क्या निकलेगा। फिर कोई बैग लिया है तो पीछे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या निकलेगा। तो रास्ते भर, चूंकि 45 मिनट का रास्ता है, तो रास्ता काटने के लिए वो करीब 10 जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि ये बैग में ये लिखा था, ये कंपनी का मालिक कौन है। तो ऐसी उनकी आदत है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम 1.5 घंटा, सॉरी 45 मिनट जो हम यात्रा करते हैं, कुछ ज्ञान निकालते हुए चलते रहते हैं। हाँ, तो हाँ, ये भी अपना टाइम आएगा। हाँ, वो भी कर सकते हैं। मास्क में जब कोविड चल रहा था तो तरह तरह के मास्क, नया मास्क, 10 दिन पुराना मास्क, या उसके जो मास्क के फंदे हैं वो सर्कुलर बन चुका है, लगा लिया, खाली मास्क लगाया और कोई मतलब नहीं है। मतलब जितना वायरस बाहर नहीं, उसके 5 गुना उसके मास्क में है, लेकिन लगाया है वो। तो ऐसे भी लोग मिल जाते थे रास्ते में। ड्रेस मैचिंग मास्क, हाँ, बच्चियों के जो मास्क आते हैं, क्योंकि दिल्ली बहुत एडवांस है तो बच्चियां भी एडवांस हैं, मास्क पहने हैं पूरा और वस्त्र है ही नहीं। तो ये जो बहुत कम है, ये सब भारत की राजधानी है। वो आपको, जैसे आप यहां पर कहीं भी LGBTQ नहीं मिलते होंगे आपको, जो लेस्बियन है या बाइसेक्सुअल है, वहां पे दिख जाते हैं ऐसे ही। मतलब मेट्रो में आपको एक आध डब्बे में पक्का लेस्बियन या बाइसेक्सुअल प्रॉपर दिख जाएंगे। मतलब वो भी लगा के आ जाते हैं कई बार। तो अपना जो इंडिकेटर है, चश्मा लगाते हैं ना, लाल पीला नीला हरा गुलाबी, चश्मा नहीं मुखौटा होता है, तो वो ये मानते हैं कि हम ऐसा लगा के चलेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि हम आपसे अलग नहीं है, हमें स्वीकार, क्योंकि भाई कोर्ट तो स्वीकार कर चुका है ना, तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी जो हम जिस यहां पे रहते हैं शहर, ये छोटा शहर है, यहां पर अगर ऐसा लेके चलेगा तो कहेंगे ओ देख का जा रहा है, लड़का लड़का एक साथ, लड़की लड़की एक साथ। ए भाई, ये कैसे हो गया?
तो ये एक नई दुनिया है, है? ये कहानी आज की है, बट वो जो दिल्ली है वो अलग कहानी है उसकी। चलिए, लड़का लड़का एक साथ और लड़की लड़की एक साथ, यह कैसे हो सकता है? चलिए, तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम हवा को अंदर खींच रहे हैं, और जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो हवा को बाहर निकाल रहे हैं। इसे हम इनहेल और एक्सहेल कहते हैं, और ये प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाती है, यानी कि श्वसन करना। आमतौर पर कितने भी सजीवधारी हैं, उनकी एक सामान्य प्रक्रिया है, वो है सांस लेना। तो लिखिएगा, सजीवों के जीवन को, इंट्रोडक्शन लिखिएगा, सजीवों के जीवन को सही ढंग से चलने के लिए, सजीवों के जीवन को सही ढंग से चलने के लिए, सही ढंग से चलने के लिए ऑक्सीजन युक्त हवा को स्वीकार करना, ऑक्सीजन युक्त हवा को स्वीकार करना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना ही श्वसन कहलाता है, ही श्वसन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना ही श्वसन कहलाता है। अब अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, फॉर बेटर एंड स्मूथ लाइफ स्टाइल, फॉर बेटर एंड स्मूथ लाइफ स्टाइल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर बेटर एंड स्मूथ लाइफ स्टाइल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर बेटर एंड स्मूथ लाइफ स्टाइल of living organism, to take oxygen rich air, to take inhale oxygen rich air and exhale, exhale and exhale CO2 rich air, and exhale CO2 rich air, inhale O2 rich air and exhale CO2 rich air, and the complete process is known as breathing, and the complete process is known as breathing, and the complete process is known as breathing। तो हमने यही देखा कि जब कोई सजीव है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये सामान्य वातावरण से, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, इससे एक ऑक्सीजन युक्त हवा को क्या कर रहा है, O2 युक्त एयर को इनहेल कर रहा है, और ये सजीव कैसी हवा को वातावरण में छोड़ रहा है, CO2 युक्त एयर को वातावरण में छोड़ रहा है, एक्सेल कर रहा है। तो ये बना रहे नीचे, और इनहेल और एक्सेल को मिला के हमने क्या कह दिया, ब्रीदिंग, या इसे हमने श्वसन जाना। ध्यान देना, श्वसन सांस लेना, क्या बोलते हैं, सांस लेना या ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत डिफरेंस है। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसी चल रहे हैं, ब्रीदिंग की कर रहे हैं, और वो है ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करना और CO2 रिच एयर को एक्सेल करना, और यही प्रोसेस ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है, उसे समझते हैं। ये चित्र बन गया। अब तो बन गया होगा ना, पीछे हो गया भैया अंटार्कटिका में। चलिए, अच्छा पूरा, अच्छा गायब हो गया, रुको रुको, अंटार्कटिका वाले गुस्सा हो जाते हैं। ये अफ्रीका वाले भैया ठीक है सब, ये सामने अफ्रीका है पूरा, उधर श्रीलंका मालदीव हाँ, ये यूरोप है, ये लाइन।
इंडिया हम है, हम लोग पूरे लोग इंडिया है ना, भारत वसुधैव कुटुंबकम। लड़ाई है, रशिया यूक्रेन लड़ाई कर रहा है, उनको शामिल नहीं किया गया। जब युद्ध खत्म करेंगे शामिल कर लेंगे। चलें, ठीक। अब लिखिए, अब ध्यान देना, लिखिएगा रेस्पिरेशन, लिखिएगा हेडिंग रेस्पिरेशन या श्वसन। एक हेडिंग डाल लीजिएगा, रेस्पिरेशन या श्वसन। तो जब रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, तो ध्यान देना, इसमें जो हम भोजन कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा फूड इनटेक है, और प्लस में जो हमने ब्रीदिंग की, ये दोनों भाग लेते हैं। और फूड इनटेक से हमने ग्लूकोज प्राप्त किया और ब्रीदिंग से हमने ऑक्सीजन प्राप्त की। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों को हम लेके जाएंगे माइटो, याद है अब तो ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे कन्वर्ट कर देगी 3 हिस्सों में, एटीपी में और H2O में जो कि वेपर है, और CO2 में। और जो एटीपी है, यही हमारे लिए क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। इस फिगर को दोबारा अपनी कॉपी में बनाना, यहां लिखेगा भोजन या भोज्य पदार्थ, यहां लिखेगा सांस लेना, यहां से आपको मिल गया ग्लूकोज, और यहां से मिला ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन या एयर लिख सकते हैं, जो भी लिखें। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और इससे हमें क्या मिला, एटीपी, यहां मिला H2O और यहां मिला CO2। मन्नू कह रहे हैं सर अभी भी रसिया यूक्रेन लड़ रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, ये मतलब ये खबरों ने खबर नहीं पड़ते क्या ये है? चले, हो गया, बन गया ये। अब ध्यान देना, एक बात समझना, हमने आपसे कहा कि फूड इनटेक क्या है, ग्लूकोज। आप अभी तक यही जान रहे हैं कि रेस्पिरेशन इन प्रेजेंट आप, लेकिन ध्यान देना, यहां O2 नहीं भी हो सकता है तो भी क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। ध्यान देना, यहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं भी हो सकती है तब भी रेस्पिरेशन होगा। बस क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म, क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म। तो ये भी सेट कर लेना वहीं पर कि O2 में आर में नॉट बी, माइटोकॉन्ड्रिया में आर में नॉट बी, बट साइटोप्लाज्म इज इंपॉर्टेंट। तो ये दो बात करना, अभी मैं लिखाऊंगा नीचे, ये फिगर आपके समझ का है। यानी कि रेस्पिरेशन के लिए ये 100% गारंटी नहीं है कि क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, और ये भी गारंटी नहीं कि क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। absence ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन इज डन। प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, पर नहीं है तो कोई बात नहीं। हम अभी एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म की चर्चा कर रहे हैं, ह्यूमन की बात हमने नहीं की है। जब ह्यूमन की करेंगे तो वहां पर फिर अब इंपॉर्टेंट है किसका होना, ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया का होना। लेकिन अगर एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो मे और मे नॉट बी का फंक्शन रहेगा, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। बन गया फिगर सबका ये, नीचे अब लिखेगा, देखिए द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड और ग्लूकोज, देखिएगा पहले अंग्रेजी लिख लीजिए, द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड और ग्लूकोज, द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड और ग्लूकोज in the presence of
in the presence or absence of oxygen, in the presence or absence of oxygen, in the presence or absence of oxygen and mitochondria, in the presence or absence of oxygen and mitochondria, in the presence or absence of oxygen and mitochondria, to release energy, to release energy in the form of ATP, to release energy in the form of ATP, to release energy in the form of ATP and CO2 H2O in the form of ATP and CO2 comma H2O. The whole process is known as respiration. The whole process is known as respiration. The whole process is known as respiration. बात क्लियर हुई सबकी? अब हिंदी में लिखिएगा. देखिए, भोज्य पदार्थों या ग्लूकोज का, भोज्य पदार्थों या ग्लूकोज का, भोज्य पदार्थों या ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया जोड़ लेना, ऑक्सीजन व माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन या माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, उपस्थिति या अनुपस्थिति में टूट जाना, अनुपस्थिति में टूट जाना, जिससे ऊर्जा के तौर पर एटीपी, जिससे ऊर्जा के तौर पर एटीपी, जिससे ऊर्जा के तौर पर एटीपी तथा अन्य कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प निकलता है, तथा अन्य कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प निकलता है, अन्य CO2 व वाटर वेपर या जलवाष्प निकलता है, तो यही प्रक्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है. तो यही प्रक्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है. तो यही प्रक्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है. समझ बात आ गई? हिंदी में शुरू से फिर से ध्यान देना, लास्ट में पता नहीं उल्टा बोल देंगे फिर. लिखिएगा, भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति या अनुपस्थिति में टूट जाना, जिससे ऊर्जा के तौर पर एटीपी, ऊर्जा के तौर पर एटीपी तथा अन्य कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प में बदलना, अन्य कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प में बदलना, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? श्वसन क्रिया कहलाती है. यही प्रक्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है. तो आप श्वसन क्रिया और सांस लेना में अंतर समझ पाए? सांस लेना नॉर्मली इनहेल एंड एक्सेल, बट श्वसन क्रिया या रेस्पिरेशन प्रोसेस इज डिपेंड ऑन प्रोड्यूस ऑफ द एनर्जी इन आवर बॉडी. ऊर्जा बनानी है तो रेस्पिरेशन करना होगा, और रेस्पिरेशन करना है तो ब्रीदिंग करनी होगी. ब्रीदिंग इज द प्राइमरी प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज द होल प्रोसेस फॉर प्रोड्यूस ऑफ द एनर्जी इन आवर बॉडी. यानी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना है तो हमें करना क्या होगा? कंप्लीट रेस्पिरेशन करना होगा. और रेस्पिरेशन प्रोसेस डन इन आवर सेल, इन एवरी सेल इन आवर बॉडी. समझ रहे ना? जहां माइटोकॉन्ड्रिया है भी या नहीं भी, जहां ऑक्सीजन है भी या नहीं भी, ह्यूमन के बेस में होना चाहिए और छोटे जीवों के बेस में इंपॉर्टेंट नहीं है. ये क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, रेस्पिरेशन के दौरान हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12 and O6 turn into ATP and CO2 and H2O. Complex organic compound converting into simple organic compound and breakdown of the complex organic compound, and the process of breakdown reaction is known as the catabolic reaction. इसे हम कहते हैं विघटनकारी अभिक्रिया. क्या बोलेंगे? विघटनकारी अभिक्रिया. तो जब जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तब तब हमारी बॉडी में कुछ टूट रहा है, और वो है ग्लूकोज यानी भोजन. और जब ग्लूकोज टूटता है तो हम ज्यादा मात्रा में CO2 बाहर निकाल रहे होते हैं और वाटर वेपर भी बाहर
निकाल रहे हैं, और इस दौरान बॉडी का वेट रिड्यूस हो रहा होता है। आपने सुना होगा कि नाम कि अभी मैं डाइटिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, आमतौर पे कर रही हूं, तो ऐसा ही है ना। अच्छा, इधर आज ज्यादा टारगेट कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सा दिन है? हा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो मैं जो बोलता हूं ऐसा बायस्ड होके नहीं बोलता, हम दोनों पक्ष को समान लेके चलते हैं, है ना। अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हैं? बहुत मार मारेंगे, कहीं उलट जाओगे सीधे, समझ रहे हो। चलिए, तो जो बोलता हूं वो सही बात रहती है, और इतना ध्यान में रख के बोलता हूं, किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न, मैं गैर विवादित जीवन जीना चाहता हूं। हाँ, विवादों से लाखों दूर होना चाहता हूं। कहीं अगर विवाद हो भी जाता है तो मैं फोन ही करना बंद कर देता। जैसे मान लीजिए फोन किए, घर में पता झगड़ा है, हम 2 दिन नहीं फोन करेंगे, सही कर लेना तो बताना प्रॉपर, क्योंकि विवाद का समय बहुत लंबा नहीं होता। अगर परस्पर प्यार ठीक ठाक है, आपसी सामंजस्य है, तो विवाद 2 घंटे का, ज्यादा खतरा है तो विवाद 5 घंटे का, और ईगो है तो 12 घंटे लग जाते हैं। हाँ, सबका टाइम फिक्स है। अगर 12 घंटा ज्यादा लग रहा है तो समझ लेना कि बीच में कोई तीसरा एंटर कर चुका है। मैं बहुत जीवन के नियम बता दे रहा हूं, याद कर लेना अपने आगे। अगर 12 घंटे में आप या वो में से कोई नहीं झुका, एक होता है ना झुकना, जीवन ऐसे चलता है, एक नरम होना चाहिए तो एक गर्म, और जब अगला गर्म है तो अगले को नरम हो जाना चाहिए। दोनों के सामंजस्य से ही चीजें चलती हैं। अगर 12 घंटा दोनों गर्म बने रहे तो यह समझ लेना कि दया तो कुछ गड़बड़ है, और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना दोनों पक्षों से, आप अपने पक्ष से, वो उस पक्ष से, क्योंकि थर्ड पार्टी रिचार्ज हो चुका है। थर्ड पार्टी रिचार्ज जानते हो ना, हो चुका है, जिसने बता दिया कि रमेशवा बहुत बदमाश है। अगर गलती से रमेशवा 2 करोड़ का टर्म प्लान लिया है तो रमेशवा का जीवन खतरा है। कभी भी टर्म प्लान 1 करोड़ से ज्यादा मत लेना। नौकरी करोगे ना तो टर्म प्लान होता है कि आपके मरने के बाद आपका वो व्यक्ति पैसा पाएगा जिसको आपने कहा है। कितना पाएगा? 1 करोड़। जिंदगी जीनी है तो 1 करोड़ पर्याप्त है आपके परिजनों के लिए। अगर 5 करोड़ का टर्म प्लान ले लोगे ना, और घर में इंटर करोगे तो उसको दिखेगा कि 5 करोड़ आ गया है ना, और बाहर जाओगे कहेगा 5 करोड़ जा रहा है। तो पैसे बड़े खतरनाक चीज है ना। तो आप जब तक रहो शानदार अपने लिए जियो, जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करो, लेकिन एक सीमित मात्रा में। इतना भी निर्वहन में मत डूब जाओ कि अगला आपका इस्तेमाल करना शुरू कर दे, क्योंकि पिछला पागल नहीं है, पिछला शानदार व्यक्ति है। तो अपनी कमाई का मैक्सिमम हिस्सा अपने ऊपर लगाइए। तो ये बना। अब हम लोग लिखते हैं, क्या लिखा आपने? हाँ, शोषण कहते हैं। अब आगे बढ़ाना, एक नोट डाल दीजिएगा। हाँ, एक नोट डाल देना। हाँ, लिखिएगा। श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर का वजन घटता है। श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर का वजन घटता है। श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर का वजन घटता है, क्योंकि यह एक विघटनकारी या कैटाबोलिक, ब्रैकेट में कर देना, यह एक विघटनकारी या कैटाबोलिक प्रोसेस है। यह एक विघटनकारी या कैटाबोलिक प्रोसेस है। यह एक विघटनकारी या कैटाबोलिक प्रोसेस है, परंतु सांस खींचने के दौरान, यानी कि इनहेल के दौरान, परंतु सांस खींचने के दौरान क्या होगा? वेट बढ़ता है। जैसे हमने कहा ऐसे कर लिया तो कितनी हवा हमने खींच ली, तो फेफड़ा हमारा फूल गया, तो अब ये हवा वेट बढ़ा देगी ना। देखिए, परंतु इनहेल के दौरान या सांस खींचने के दौरान वजन बढ़ता है। सांस खींचने के दौरान वजन, एक सवाल आ गया था कि रमेश को बहुत ज्यादा संवेदनशील तराजू पर बिठा करके सांस खींचने को कहा गया है,
इनके वजन में बदलाव होगा, बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, घटेगा ही बढ़ता रहेगा, ऐसा लिख देता है ना वो, तो केवल क्या होगा, बढ़ेगा। अब अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, लिखिए रेसिप्रेशन प्रोसेस इज द कैटाबोलिक प्रोसेस, लिखिए अंग्रेजी में, रेसिप्रेशन प्रोसेस इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, रेसिप्रेशन प्रोसेस इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस due to reason our body weight decreased. Reciprocation process is a catabolic process and due to reason our body weight is decreased, our body weight is decreased, but during inhale मतलब सांस खींचना, but during inhale our body weight increased, during inhale our body weight is increased, during inhale our body weight is increased, during inhale our body weight is increased। तो ये बात समझ में आई। मोटापा कम करो ही नहीं, मोटे हो खाते पीते घर के लगोगे, पागल थोड़ी हो पतले हो के मार्केट खराब करनी है। मोटापा कम करने का तरीका कभी भी ये नहीं है जो आप समझ रहे हो। मोटापा कम करने का तरीका है पैदल चलो, जो मैं नहीं करता। जितना चलोगे उतना ही चलोगे, ये ध्यान रखिएगा। हमें तो ये लोग वहां से उठाते हैं, यहां लाके उतार देते हैं। एक दिन एक ओला वाली गाड़ी से बिठाए यहां से और वहां उतार दिए, तो कह रहा है कि रुको रुको। हमने कहा कहें कि क्यों यहां आप उतर जा रहे हो? हमने कहा भाई हमारा गंतव्य आ गया। तो कह रहा कि बीमार हो? हमने कहा नहीं। तो पूछा कि इतनी दूरी के लिए गाड़ी कौन करता है? तो हमने कहा ये हमारा प्रोटोकॉल है, मैं मंत्री हूं। तो सोच रहा होगा कि इतना गरीब मंत्री कहां से आ गया कि जिसके पास खुद की गाड़ी ना हो, ओला से घूम रहा है। खैर ध्यान देना, दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इससे जुड़े हैं। एक हैं एंटोनी डी लेवाइजर, ये वही हैं जिन्होंने जीव विज्ञान के रसायन विज्ञान के बारे में दुनिया को बताया। इनका गला काट दिया गया था। तो लिखिएगा, नोट के लिखिए, फादर ऑफ रेसिपिरेशन। इनको हम श्वसन तंत्र का पितामह मानते हैं। फादर ऑफ रेसिपिरेशन सिस्टम, फादर ऑफ रेसिपिरेशन सिस्टम इज एंटोनी लॉरेंट डी लेवाइजर। Father of respiration system is Antony D. Levaizer। कई बार इनको लेवासिये भी बोलते हैं, लेवाइसिये, लेवाइजर लिख देना। फादर ऑफ, भाई इनके नाम बड़े कठिन है इसलिए मैंने यहां पे लिख दिए हैं, है ना। फादर ऑफ ह्यूमन रेसिप्रेशन सिस्टम। हाँ, ये एक फिगर है जो पहली बार रेसिप्रेशन सिस्टम पर रिसर्च कर रहे थे, तब का लगा हुआ है आपको समझाने के लिए। क्या आप एक ही व्यक्ति हैं, एंटोनी डी लेवाइजर। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं ना। लिखिए, हाँ लिखिएगा, मैं मार्सेलो मेलपिगी हूं, जानते तो होंगे। जानते हो क्या इनको? मारे कट जाओ अगर नहीं जानोगे तो। टिश्यू मिले नहीं थे। लिखिएगा, लिखिए, मार्सेलो मेलपिगी ने रेसिप्रेशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा व्याख्या दी है। Maximum description is given by Marcello Malpighi on respiration system। Marcello Malpighi ने रेसिप्रेशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा व्याख्या दी है। Marcello Malpighi ने रेसिप्रेशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा व्याख्या दी है। Marcello Malpighi ने, लिखिए, मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन ऑन रेसिप्रेशन सिस्टम इज गिवन बाय Marcello Malpighi। तो दो लोग के नाम याद रहेंगे ना, लेवाइजर के और मार्सेलो मेलपिगी के। मैक्सिमम सवाल मार्सेलो से आता है कि रेसिप्रेशन सिस्टम के बारे में ज्यादा कौन बताया, तो वही थे जिन्होंने टिश्यू के बारे में समझाया था। दोनों नाम याद हो गए हैं। अब लिखिएगा, ए ह्यूमन रेसिपिरेटरी सिस्टम ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। लिखिएगा, मानव श्वसन तंत्र का सूक्ष्म विश्लेषण। चलते रहो, बोलो मत।
देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या मानव श्वसन तंत्र एक संक्षिप्त विवरण, एक संक्षिप्त विवरण, मानव श्वसन तंत्र का एक संक्षिप्त विवरण। तो मैं एक चित्र बना रहा हूं, आप भी इस चित्र को सम्मान पूर्वक बना लीजिए। यहां पे थोड़ा झुका देना, ये राइट है और ये लेफ्ट है। कार्डियक नोच, NOTCH, अवतल खांच, NOTCH कर देना, C हट गया है। प्लूरा, PLEURA, EURA, ई हट गया, PLEURA, प्लूरा, हाँ उसका नाम है प्लूरा। बहुत ही स्पष्ट में लिखा हुआ है, जहां भी कोई दिक्कत होगी तो बताना। एल्बियोली समझ में आ रहा है? प्लूरा पूरी परत को बोलते हैं, बाह्य परत को प्लूरा कहा जाता है। ट्रैकिया दिखा, सबसे ऊपर क्या है? नोज एंड नॉस्ट्रिल। नंबर 2 पे क्या है? फेरिंग्स या ग्रसनी। नंबर 3 पे है लेरिंग्स या स्वरयंत्र। फिर क्या है? ट्रैकिया या विंड पाइप। फिर ये 2 हिस्सों में बटेगा, तो पहला हिस्सा ब्रॉन्ची है ना, और ये वाला जो हिस्सा क्या है? एल्बियोली। ये एक हिस्सा झुका है जिसे बोलते हैं कार्डियक नोच, अवतल खांच।
इसका ऊपर का लेयर है जिसे हम कहते हैं प्ल्यूरा, ऊपर के लेयर ही कहलाएगा प्ल्यूरा। तो आज का समय अब यहीं पर समाप्त होता है। आज तुलनात्मक रूप में हम लोगों ने पढ़ा है ठीक ठाक, तो कल और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि परसों से आपकी एसी चल जाएगी, है ना। उम्मीद पर दुनिया टिकी है, एसी चलवा देनी, बहुत मार मारेंगे। हाँ आप, हाँ नहीं, दोनों दो हिस्सों में बट गई ना, वो तो पढ़ाते समय समझा देंगे। तो आप लोग बहुत सम्मान पूर्वक निकलिए घर। और सर ने बोला कि जब आप कहाँ पहुंच जाओगे गांधी मैदान, तब आप उठिए।